चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आखिरी वक्त पर बड़ा उलटफेर हो गया है। जिस कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन को बीजेपी के खिलाफ मजबूत रणनीति माना जा रहा था, वहीं नामांकन के दिन सब बिखर गया। गठबंधन टूटते ही मुकाबला त्रिकोणीय बन गया और बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। देखिए चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर पूरा सियासी गणित। चंडीगढ़ च सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक अंडरस्टैंडिंग की गल हुई। पंजाब के लोग भी नहीं चाहते थे, चंडीगढ़ के लोग भी नहीं चाहते थे और हमारे सारी जो पार्टी का कैडर है और सारे पार्षद इस हक में नहीं थे कि आम आदमी पार्टी के साथ लड़े। बगैर आइडियोलॉजी के कोई पॉलिटिकल पार्टी देखी है आपने? बगैर आइडियोलॉजी की पार्टी, आइडियोलॉजी क्या है इनकी? चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बड़ा खेला, नहीं चला स्ट्रेटेजिक अलायंस वाला दांव। मेयर चुनाव में फिर खिलेगा कमल। बीजेपी आप कांग्रेस ने भरा नामांकन। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कल तक 50-50 मुकाबला देखने को मिल रहा था। वहीं नामांकन के आखिरी दिन सियासत की पूरी बाजी ही पलट गई। स्ट्रेटजिक अलायंस का दावा करने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मतभेदों के चलते अलायंस को तोड़कर अलग अलग नामांकन भरा है, जिसके बाद अब चंडीगढ़ मेयर चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है और सियासी समीकरण पूरी तरह पलट चुके हैं। कोई भी चुनाव जो है वो नंबर गेम पर होता है और हम आम आदमी पार्टी के साथ वैसे तो इंडिया अलायंस के अंदर हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, पर उसके बाद केजरीवाल जी ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि मैं इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं हूं, तो इसलिए वो अलायंस तो खत्म हो गया था। पर यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग की बात दोनों पार्टीज की तरफ उठी थी, पर आज आम आदमी पार्टी के पास नंबर ही नहीं है। 14 पार्षद उनके जीते थे, 14 पार्षद में से पहले 1 चले गया, फिर 2 चले गया, फिर 11 बच्चे, 11 में से भी बाहर जब गए तो 9 ही गए। तो ऐसी स्थिति के अंदर उनका जो अपने दल को ही नहीं संभाल पा रहे, जिनके लोगों के खुद के अंदर इतना असंतोष है और हमारा कैडर भी नहीं चाहता था, क्योंकि जिस तरह की स्टेटमेंट्स उनके लीडर्स की तरफ से आई, हमारे सीनियर लीडर्स को लेके जिस तरह की शब्दावली का उपयोग करते हैं, और आज ये बात खत्म हुई है जब वो एक तरफ बातचीत कर रहे हैं तो किस तरह के वर्ड वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे उनकी मानसिक दशा का पता चलता है वो क्या सोचते हैं। वो सिर्फ सेंसेशन क्रिएट करने के लिए चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस का मानना है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ती है और इसके अलावा जो पार्टी अपने कुनबे को नहीं संभाल पा रही है उससे गठबंधन करने का सवाल ही नहीं उठता है। हालांकि ये वही चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जो 2 दिन पहले तक बीजेपी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दावा कर रहे थे और कह रहे थे कि दोनों पार्टियों के बीच सब कुछ लगभग तय हो चुका है। पूरे देश के अंदर जहां भी हो सकता है भाजपा की बी टीम बनकर बने हैं। केरला में भी चुनाव लड़ते हैं, बिहार में भी चुनाव लड़ते हैं, 0 सीट उनके आती है, जमानत सब जगह बकजद होती है, तो बस वो उसी तरीके से सिर्फ एक वोट कटुआ बन के रह गए। पंजाब के लोग भी नहीं चाहते थे, चंडीगढ़ के लोग भी नहीं चाहते थे और हमारे सारी जो पार्टी का कैडर है और सारे पार्षद इस हक में नहीं थे कि आम आदमी पार्टी के साथ लड़े। चंडीगढ़ च सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक अंडरस्टैंडिंग की गल हो रही है, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। क्योंकि मैं ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬॉयकॉट ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬॉयकॉट ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਵਾਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਲੀਅਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੋਂ भी पहल होनी चाहिए है। 29 जनवरी को होने वाले मेयर चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन था। कांग्रेस की तरफ से मेयर पद के लिए गुरप्रीत गाबी, सीनियर डिप्टी मेयर पद के लिए सचिन गालिब और डिप्टी मेयर के लिए निर्मला देवी को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं आपने मेयर पद के लिए योगेश ढींगरा, सीनियर डिप्टी मेयर पद के लिए मुनव्वर खान और डिप्टी मेयर पद के लिए जसविंदर कौर के नाम का ऐलान किया है। बीजेपी की तरफ से सौरभ जोशी को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया गया है। सीनियर डिप्टी मेयर के लिए जसवंतप्रीत सिंह और डिप्टी मेयर पद के लिए सुमन शर्मा को उम्मीदवार घोषित किया गया है। जब 2 सीटें थी तब भी हम कहते थे राम मंदिर वहीं बनाएंगे, जब 2 सीटें थी तब भी कहते थे धारा 370 खत्म करेंगे, जब 2 सीटें थी तब भी कहते थे ट्रिपल तलाक खत्म करेंगे, तो आज ज्यादा सीटें आज भी यही कह रहे हैं। बगैर आइडियोलॉजी के कोई पॉलिटिकल पार्टी देखी है आपने? बगैर आइडियोलॉजी की पार्टी, आइडियोलॉजी क्या है इनकी? एक जो कमजोर महिला है
उस पर अत्याचार करना। तो मेरे आम आदमी है, हम यही सबसे बड़ी आइडियोलॉजी है। अरे आम आदमी पार्टी खास आदमी पार्टी बन के रहती है ना, लोग समझ रहे हैं। देखो जमुना इनसे साफ नहीं हुई 10 साल में, लोगों ने इसको साफ कर दिया। कांग्रेस से अभी हमारा कोई गठबंधन या अलायंस नहीं है। जो बात है वो सिर्फ थी मेयर के इलेक्शन के एडजस्टमेंट के लिए। और जो लोग ये महसूस करते हैं कि हमने ये जो घोटालेबाज पार्टी है या जुमला पार्टी है, जिन्होंने पिछले 4 साल में 3 साल ये लोग रहे हैं, जिन्होंने शहर को कुछ नहीं दिया सिवा घोटालों के, सिवा झूठे वायदों के सिवा। आम आदमी खासकर कॉलोनी और गांव वालों के साथ इन्होंने बहुत फिरकापरस्ती की है। कभी उनके मकान को कैंसिल कर दिए, कभी वायदा तो उनसे किया था मकान के हक देने का, लेकिन आज तक इन्होंने शहर के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं किया। इस बार मेयर का चुनाव शो ऑफ हैंड्स यानी हाथ उठाकर वोटिंग से होगा, ताकि पिछली बार जैसे विवाद की कोई गुंजाइश न रहे। इन सब के बीच मेयर चुनाव के लिए वोट गणित को देखें तो नगर निगम में कुल 35 पार्षद हैं और सांसद के वोट के साथ कुल 36 वोट मेयर चुनाव में पड़ेंगे। जीत के लिए पार्टियों को 19 वोट चाहिए, जिसमें से बीजेपी के पास 18 पार्षदों का वोट है और आम आदमी के पास 11 पार्षदों का वोट है और कांग्रेस के पास 7 पार्षदों का वोट है। इसके अलावा कांग्रेस के पास 1 वोट सांसद का भी है। कल तक तो हम सुन रहे थे कि उनका अलायंस है, लेकिन आज कोई डेवलपमेंट उनकी ऐसी आपस में हुई है। वैसे तो उम्मीद लग रही थी कि अलायंस नहीं चलेगा। ये जिस तरह के पिछले 15 दिन से उनके आपस में खटपट चल रही है, सुबह शाम कभी कोई खबर, कभी अलायंस हो रहा है, कभी नहीं हो रहा। और उस दिन के बाद तो मुझे तो उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस पता नहीं क्यों खींच के ले रही थी। चंडीगढ़ नगर निगम में पार्षद चुनाव की टर्म 5 साल की होती है, पर मेयर का चुनाव हर साल होता है। इस लिहाज से 5 साल में 5 मेयर बनते हैं। बहरहाल इस बार जिस तरह सियासी समीकरण बदले हैं, उससे बीजेपी खुद को मजबूत स्थिति में मान रही है। अब असली परीक्षा वोटिंग के दिन होगी। क्या पार्षद पार्टी लाइन पर वोट करेंगे या फिर चंडीगढ़ की सियासत में एक और बड़ा खेला देखने को मिलेगा। चंडीगढ़ से असीम बस्सी और अमन भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मान सरकार ने बड़ा सियासी दांव खेलते हुए मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना को लॉन्च किया, जिसके तहत अब हर पंजाबी को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। केजरीवाल और भगवंत मान की मौजूदगी में लॉन्च हुई स्कीम को सरकार ऐतिहासिक बता रही है, लेकिन सवाल अब यह है कि क्या ये जमीन पर उतरेगी या सिर्फ चुनावी जुमला बनकर रह जाएगी। योजना कार्ड प्राप्त करते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में मान सरकार ने करीब 3 करोड़ पंजाबियों को बड़ा तोहफा दिया है। मोहाली में सीएम भगवंत मान के साथ आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना को औपचारिक तौर पर लॉन्च किया गया, जिसके तहत अब हर पंजाबी को 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलेगा। मुख्यमंत्री से योजना लॉन्च की जा रही है, ताड़ियां तो जोरदार हो जान। अब ये देखना, आज हम लोगों ने ये नई स्कीम चालू की है 10 लाख रुपए की। अभी ये शुरू हुई है, 1 घंटे में देखना ये सारे गालियां देने बैठ जाएंगे। अरे यार कुछ अच्छा हो रहा है उसकी तो तारीफ कर दो। कांग्रेस वालों, बीजेपी वालों, अकाली दल वालों, अच्छा ही हो रहा है पंजाब के लिए। 10 लाख रुपए का सबको इलाज मिलेगा, कुछ तो तारीफ कर दो। भगवंत मान की, अरविंद केजरीवाल की, सबकी तारीफ कर दो ना है। अच्छा चलो, उनका भी इलाज होगा इस स्कीम में, उनके परिवार के लोगों का भी इलाज होगा इस स्कीम में। हमने कहा कोई एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, इसमें यह नहीं लिखा कि कांग्रेसियों का नहीं होगा, इसमें यह भी नहीं लिखा अकालियों का नहीं होगा, सबका इलाज होगा, सबका। भगवान सबको खुश रखे, हम तो यही चाहते हैं। 10 लाख तक फ्री इलाज वाली पंजाब सरकार की इस हेल्थ स्कीम में पहले से चल रही 5 लाख की मुख्यमंत्री सर्वत सेहत बीमा योजना की तरह न कोई एज लिमिट है और न ही कोई इनकम लिमिट। इसलिए इस स्कीम का फायदा हर उस पंजाबी को मिलेगा जिसके पास पंजाब का आधार और वोटर कार्ड है। एक ਇਹੋ जी स्कीम ਜਾਂ ਇਹੋ जी सहूलत कह लो ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ हर एक घर ਨਾਲ जुड़ी हुई है और मिल भी हर एक घर ਨੂੰ ही रही है। ਇਹਦੇ 'ਚ कोई घर ਛੱਡਿਆ नहीं, ਇਹਦੇ 'ਚ कोई हरा कार्ड, नीला कार्ड, पीला कार्ड नहीं। सेहत ਜਿਹੜੀ है परमात्मा ਦੇ हथ है। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ दुआ ਕਰਦੇ ਆਂ, अरदास ਕਰਦੇ ਆਂ कि तंदुरुस्त रहन साडे पंजाबी सारे। मैं बहुत सारे घर बीमारियां नाल खत्म होंदे ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ।
ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਪ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜੇ, ਅੱਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ कि उन्होंने ठीक ठाक करके भेजना, वो जिद्दों मर्जी आ जाए, कोई पैसा नहीं, हिसाब किताब सारा सरकार करूगी। पंजाब सरकार की इस स्कीम में सभी तरह की बीमारियों को शामिल किया गया है, साथ ही सभी तरह के टेस्ट, दवाइयों और सर्जरी का पूरा खर्च शामिल है। 10 लाख वाली इस हेल्थ स्कीम में 1 लाख तक का खर्चा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी और इसके बाद की रकम ट्रस्ट मोड पर हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ एजेंसी को देगी। सरकार ने इसके लिए 1200 करोड़ रुपए का बजट भी रखा है। ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਡ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਦੇਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਊਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਟੋਟਲੀ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ और किसी तरह की पेशेंट की डिग्निटी के नाल किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होएगा। पंजाब सरकार ने इस स्कीम से 600 प्राइवेट अस्पतालों को भी जोड़ा है। इसके अलावा सभी मेडिकल कॉलेजों में इस स्कीम के तहत फ्री इलाज किया जाएगा। इस स्कीम की खास बात यह भी है कि पंजाब के साथ चंडीगढ़ के अस्पतालों में भी इसका फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर सेहत योजना सरकार के लिए सिर्फ इलाज की स्कीम नहीं बल्कि सियासी दांव भी है। अब असली परीक्षा इस बात की है, क्या ये वादे अस्पतालों और मरीजों दोनों के लिए राहत बनेंगे या फिर ये भी एक बड़ा राजनीतिक दावा बनकर रह जाएगा। मोहाली से अमन भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ विधानसभा चुनावों से पहले मान सरकार ने जनता को फ्री इलाज का गिफ्ट दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस के जट सिख दलित के मुद्दे पर दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आवास पर अहम बैठक हुई है। करीब 3 घंटे तक चली इस मीटिंग में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पार्टी के प्रभारी भूपेश बघेल, प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, साथ ही प्रताप सिंह बाजवा, सुखजिंदर सिंह रंधावा और विजय इंदर सिंगला समेत कई नेता मौजूद रहे। मीटिंग में राहुल गांधी ने सभी नेताओं से अलग अलग बातचीत की और मौजूदा हालात पर फीडबैक लिया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले चन्नी ने पंजाब कांग्रेस में दलितों की नियुक्ति पर सवाल उठाए थे। पंजाब की जनता, पंजाब के कार्यकर्ता सभी चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने, क्योंकि पंजाब एक ऐसा राज्य है जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सीमावर्ती राज्य है और इसलिए इस देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूबा हो जाता है। और ऐसे में हमारी जिम्मेदारी, महती जिम्मेदारी बनती है कांग्रेस जनों की कि देश की जो आवाज़ है उसको सुने और उसके अनुरूप हम लोगों को काम करें। और किसी प्रकार के जो कोई बात हो, पार्टी लीडर के बीच में कोई बात हो तो निश्चित रूप से हाईकमान तक के पहुँचाए। कोई भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हाईकमान से मिलने के लिए एक एक करके मिल सकते हैं, वो आवेदन करें, उसको मिलने का समय दिया जाएगा, लेकिन ग्रुपिज्म उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनुशासनहीनता के लिए बहुत कड़े निर्देश हमारे नेताओं ने दिया है कि ये जो अनुशासनहीनता है उसको बर्दाश्त किसी कीमत पे नहीं किया जाएगा। पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज भूपेश बघेल, कांग्रेस आलाकमान और पंजाब कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग के बाद भले ही दावा किया जा रहा हो कि पूरी पार्टी एकजुट है, लेकिन उनका यह दावा मीटिंग के बाद की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर से मेल नहीं खा रहा है। पहले इस तस्वीर को जरा देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पंजाब कांग्रेस में एकजुटता दिखाने के लिए खिंचवाई की जा रही थी और इस तस्वीर में पंजाब कांग्रेस के सभी बड़े नेता एक साथ हाथ उठाकर एकजुटता दिखा रहे हैं। फिर चाहे वो चरणजीत सिंह चन्नी हो, राजा वडिंग हो, भूपेश बघेल हो या फिर अमर सिंह, प्रताप सिंह बाजवा या फिर केसी वेणुगोपाल की हम बात कर सकते हैं। ये सभी जताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। पर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पार्टी में चल रहे मतभेदों को साफ साफ दिखाएगी। इस तस्वीर को देखिए जरा। भूपेश बघेल जिस वक्त मीटिंग के बारे में बता रहे हैं उस वक्त राजा वडिंग उनके पीछे हैं, उनके बगल में कांग्रेस सांसद अमर सिंह हैं और फिर चरणजीत सिंह चन्नी। तभी राजा वडिंग के दूसरों की तरफ खड़े केसी वेणुगोपाल राजा वडिंग को चन्नी की तरफ जाने के लिए हाथ से पुश करते हैं और धीरे से हाथ पकड़ने को लेकर राजा वडिंग से कुछ कहते हैं।
अब अमर सिंह चन्नी के बगल से हट जाते हैं। इसके कुछ ही देर के बाद जब भूपेश बघेल की बात खत्म होती है तो राजा वडिंग अपने दोनों ही हाथों से चन्नी का हाथ पकड़ते हैं, पर चन्नी राजा वडिंग का हाथ नहीं पकड़ते। केसी वेणुगोपाल इशारा करते हैं और राजा वडिंग चन्नी का हाथ पकड़ने के लिए आगे हाथ बढ़ा देते हैं, पर चन्नी राजा वडिंग का हाथ न पकड़कर सुखजिंदर रंधावा का हाथ पकड़कर अपना हाथ उठाते हैं और राजा वडिंग चन्नी का हाथ पकड़कर जिस वक्त सभी नेता हाथ ऊपर करके शक्ति प्रदर्शन करते हैं, उस वक्त भी चन्नी और राजा वडिंग के हाथों को जरा आप ध्यान से देखिए। उस वक्त भी राजा वडिंग ही चन्नी के हाथ को पकड़ते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। एक बात तो साफ होगी इन तस्वीरों को देखने के बाद कि मनमुटाव और मतभेद अभी भी पंजाब कांग्रेस के नेताओं के बीच जबरदस्त है। 1984 सिख विरोधी दंगों के दौरान दिल्ली के विकासपुरी और जनकपुरी में हुई हत्याओं के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बरी कर दिया गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि मामले में सज्जन कुमार की किसी भी तरह की भूमिका सामने नहीं आई। अदालत ने माना है कि ठोस सबूत नहीं मिलने से दोनों ही मामलों में सज्जन कुमार को बरी किया गया। हालांकि जिस मामले में पहले सजा मिली है उसमें वो जेल में ही रहेंगे। इस समय सज्जन कुमार उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। आपको बता दें कि फरवरी 2015 में एसआईटी ने पीड़ितों की शिकायतों के बाद सज्जन कुमार के खिलाफ 1 नवंबर 1984 को जनकपुरी में सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की हत्या और 2 नवंबर 1984 को विकासपुरी में गुरुचरण सिंह को जिंदा जलाए जाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। कोर्ट का फैसला वहां सज्जन कुमार के लिए राहत भरा रहा है, तो वहीं इन दंगों में अपने दोनों ही पीड़ितों को खो चुके पीड़ित परिवारों को भारी धक्का लगा है। ऐसा झूठ बोल रहा है कि ये जो दोषी नहीं था तो क्यों इसको बंद करा गया? कितने सालों से क्यों बंद था? ये क्यों अंधी मेरी सरकार आज तक हमें इंसाफ नहीं दी? क्या चक्कर था ये? हम तो चाहते हैं इनको हमें इंसाफ मिले। ये क्यों बरी करा इसने सरकार ने? हम यही चाहते हैं हमें इंसाफ। मेरे घर के 10 जने गए, जब हमारे लाशों के ढेर लगे हुए थे हम लाशें कूद के आए। सरकार ने हमारे साथ क्या करा इन्होंने? आज कोर्ट ने उन्हें बरी किया है तो कोई भी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। विकासपुरी और जनकपुरी पुलिस स्टेशन का था, 2 केसेस थे, 2 दिन में बने थे, एक 31 तारीख का, एक 1 तारीख का। तो उसके अंदर 302 तो हम पे लगा नहीं था, प्रेजेंस वैसे ही साबित नहीं हुई थी। तो हमारा केस था कि दे हैव टारगेटेड हिम। इससे पहले जितने भी गवाह ये लाए हैं ये पहले गवाह हो चुके थे। इन सब गवाहों ने आज से 36 साल पहले कहीं टाइटल इसका सज्जन कुमार जी का नाम नहीं लिया। अमृतसर से आई एक वायरल तस्वीर और वीडियो में धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया है। हिंदू देवी देवताओं के अपमान के बाद शहर में तनाव और आक्रोश का माहौल है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर के साथ घिनौनी हरकत करने वाली ये तस्वीर अमृतसर से आई है, जिसमें हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। वहीं इस घटना से जुड़ा दूसरा वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर के साथ घिनौनी हरकत करने वाले शख्स से माफी मंगवाई जा रही है। पहली तस्वीर किसी घर के पिछले हिस्से की है, जिसमें एक बुजुर्ग शख्स हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों को पैरों के तले रौंद रहा है। आरोपी बुजुर्ग न केवल हिंदू देवी देवताओं की फोटो पर पैर मार रहा है, बल्कि तस्वीरों पर थूक भी रहा है। इस दौरान आरोपी उस तरफ भी देखता है जहां से उसकी पूरी करतूत रिकॉर्ड हो रही थी। हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली ये तस्वीर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उसके बाद घटना से जुड़ा करीब 2 मिनट का दूसरा वीडियो भी सामने आया, जिसमें देवी देवताओं की बेअदबी करने वाले बुजुर्ग को ढूंढते हुए एक शख्स उसके घर तक पहुंच जाता है और फिर आरोपी बुजुर्ग को थप्पड़ मारते हुए उससे माफी मंगवाता है। आरोपी की पिटाई करने वाले शख्स का नाम नमन कपूर बताया जा रहा है, जो वीडियो में खुद को जिला कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बता रहा है। देवी देवताओं के अपमान के बाद अमृतसर में तनाव और आक्रोश का माहौल है। घटना के बाद पुलिस भी हरकत में आई और मामले की तफ्तीश में जुट गई। जांच में पता चला कि यह घटना अमृतसर के नानक मंडी इलाके की है और हिंदू देवी देवताओं के साथ आपत्तिजनक हरकत करने वाला बुजुर्ग शख्स हरजीत सिंह उर्फ गुड्डू है, जिसके खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस दर्ज कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। एक कंप्लेंट सचिन मेहरा ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹਿੰਦੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਜੂ ਨਾਂ ਸਨ ਆਫ ਲੇਟ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ, ਗਲੀ ਗੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਮਕ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ गिरफ्तार किया गया ते बनदी धारा के तहत उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करके ते अगली कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद हिंदू संगठनों में भी काफी रोष देखने को मिल रहा है। हिंदू नेताओं ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही पुलिस को चेतावनी दी है कि मामले को मानसिक बीमारी बताकर हल्के में न लिया जाए। ये ना होवे कि प्रशासन मुड़ के पागल करार दे कि ये पागल हैगा आ। इस चीज़ की भी अं प्रशासन को चेतावनी देने कि जे तुम पागल करार देंगे जे और मैंटली सर्टिफिकेट भी अं वेखांगे, जे ना मैंटली सर्टिफिकेट को होया फिर अं अपने तरीके इनू सजा देवांगे। ये शरारती अंसर है ने, ये किसी धर्म नाल इन्हां कोई मतलब नहीं है। ये शरारती अंसर ने कि ये शहर का माहौल खराब करने वास्ते ये काम करते हैं, ये जान बुझ के करते हैं। मैं तो इस चीज़ की मानयोग पुलिस कमिश्नर साहब को बेनती करता हाँ कि इहदी डंगाई नाल जांच की जाए, कि पता लाया जाए कि ये मगर है कौन आ, किन्ने बेअदबियां कराइयां आ। ये पहला मौका नहीं है जब पंजाब में हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का पहला मामला सामने आया हो। इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है। अमृतसर की इस घटना से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। हालांकि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब कोर्ट में पेश कर उसे रिमांड पर लेगी, ताकि पता चल सके कि उसने इस तरह की हरकत क्यों की। अमृतसर से अमन भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। जलंधर अमृतसर हाईवे पर करतारपुर में प्रीतम नगर इलाके में बने एक आलू के कोल्ड स्टोर में भीषण आग लगी। आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि 3 मंजिला कोल्ड स्टोर से उठती हुई लपटें करीब 50 फीट दूर तक नजर आ रही थीं। पूरा का पूरा इलाका धुएं से भर गया। आग पर काबू पाने के लिए जलंधर से फायर ब्रिगेड की करीब 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। हालात इतने ज्यादा मुश्किल हैं कि फायर कर्मियों को पास की अधूरी इमारतों पर चढ़कर पानी की बौछारें करनी पड़ रही थी। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस और फायर विभाग का कहना है कि आग पूरी तरह से बुझाने के बाद ही जांच शुरू की जाएगी।